वी ऑल हैव आवर ओन प्लान्स, ठीक है। टू डू लिस्ट्स होती है, मंथली टारगेट्स होते हैं, वीकली टारगेट्स होते हैं, डेली टारगेट्स होते हैं। अब पूरे हो ना हो अलग बात है, होते तो है ना। इन्हीं सब के बीच हमारे सब्जेक्ट वाइज टारगेट्स भी होते हैं। हमारी 40 अलग अलग यूट्यूब चैनल से देखी हुई 30 डे 40 डे 50 डे 60 डे स्ट्रैटेजीज भी होती हैं जो हम लगा लेते हैं, मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। बस फिर हो ना हो डेली उसको बचे हुए टाइम और बचे हुए सिलेबस के हिसाब से रिवाइज करते हैं, हम प्लान्स को रीमेक करते हैं। हम प्लानिंग में बहुत टाइम लगाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मेंटल स्ट्रेस रिलीव करता है। ऑब्वियसली मतलब हमने बहुत अच्छे से डिटेल्ड प्लान बना लिया, पूरा हो ना हो बात की बात, बना लिया, बनाते जरूर है, बहुत मजा आता है ना। अब पूरा होगा नहीं होगा आगे क्या प्रोसेस है, आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन आज का जो चैप्टर है दैट इज प्लानिंग एंड दैट सोली फोकसेस ऑन हैविंग अ डिटेल्ड प्लान। तुम्हारे सामने एक प्लान होना चाहिए मेरे भाई, बहुत अच्छा सा एक प्लान होना चाहिए। अब उस प्लान को पढ़ते हैं। सबसे पहले विल बिगिन विद टाइप ऑफ प्लान्स। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा डिटेल, सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा कीवर्ड कंसिस्टिंग टॉपिक जो तुम्हें बहुत अच्छे से कोर से समझना जरूरी है, बीट बोर्ड्स या बीट सीयूईटी, तुम्हें समझना जरूरी है। समझते हैं इन कंसिडरेशन टू योर प्लान्स फॉर योर बोर्ड स्ट्रेटजी, बोर्ड्स प्रिपरेशन, कुछ भी कह लो। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, नहीं चलेगा आपसे कोई भी बहाना। चला एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले। स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे। मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉपर टॉप कर विद एडू कैप्टन है। ये मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, तुम भी टॉपर टॉप कर विद एडू कैप्टन। तो सबसे पहला टाइप ऑफ प्लान है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एंड गोल विच आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड फॉर अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम, ठीक है। इतने सरल शब्दों में मैं हर चीज के ऊपर ना कुछ कीवर्ड्स पे फोकस करूंगा। बाद में हम एक बार जाके व्हाइट बोर्ड पे भी उनको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जो मैं बता रहा हूं, जिस एग्जांपल से चल रहा हूं, मेरे साथ साथ फॉलो अप करना है, ध्यान से सुनना। एंड गोल न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड गिवन सेट ऑफ टाइम। ऑब्जेक्टिव होता है एक बिजनेस के लिए कि मुझे इतने टाइम में यहां पहुंचना है, वो यहां पहुंचने को एक नंबर में एक्सप्रेस करना है, एंड दैट इज माय एंड गोल फॉर दिस टाइम पीरियड। जैसे तुम्हारे लिए एक टाइम पीरियड था पूरे एक साल का 12वीं का, एंड तुम्हारा एंड गोल बी 85%, 90%, 95%, वो तुम्हारा एंड गोल है। दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज द फाइनल पॉइंट वेयर वी आर सपोज्ड टू रीच। प्लानिंग की डेफिनेशन पे आएंगे, हम देखेंगे क्या कैसे होता है, बट पहले ये समझो, उसके बाद वो बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत अनकन्वेंशनल मैं ऐसे समझा रहा हूं, बट प्लान्स वो होते हैं जो हमें यहां से यहां ले जाने में हेल्प करते हैं। हर वो चीज जो हम आज जहां है उससे एक स्टेप आगे लेके जाएगी, दैट इज आवर प्लान। एंड वो टाइप्स ऑफ प्लान्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव, कि मेरे को वहां जाना है। पहले क्लैरिटी हो ना, वो कहां जाना है, मेरे को पहुंचना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। सेकंड टाइप ऑफ प्लान होता है स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी होती है कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। हमें पता है हमें पहुंचना कहां है, लेकिन वो पहुंचना कैसे है, कहां का जवाब जो दे रहा है वो ऑब्जेक्टिव दे रहा है, कैसे का जवाब जो दे रहा है वो स्ट्रैटेजी दे रही है। पता है इस पूरे 8 प्लान्स हम पढ़ लेंगे, हम कंफ्यूज भी होंगे, हम थोड़ा बहुत कहीं उलझेंगे भी। कुछ मेजर प्लान्स हैं जहां बहुत कंफ्यूजन होती है। केस स्टडी में तुम्हें एक बताएगा कि ऐसे चीज है, ये मैनेजर है, ये ऐसे कर रहा है। अब पहचानो ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान है। हर प्लान के साथ में तुम्हारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो मैं बताऊंगा कि तुम कर क्या रहे हो, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ताकि तुम्हें आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो। तो जब हमें जवाब चाहिए कहां का, पहुंचना कहां है, वो ऑब्जेक्टिव देगा। जब हमें जवाब चाहिए कैसे का, वो स्ट्रैटेजी देगी। अगर हम स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन पे आए, स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट डिफाइनिंग द वे, the course of action through which business objectives could be attained keeping in mind the business environment। भैया स्ट्रैटेजी ना एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत वाइड, हर चीज को कंसीडर कर लिया, जो बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हुए बनाई जाएगी कि हमें जो अपना एंड गोल पहुंचना है वो कैसे पहुंचना है, कैसे का जवाब चाहिए, वो कैसे का जवाब मिल जाएगा। अब स्ट्रैटेजी वर्ड तो तुमसे बेहतर जानता ही कौन है भाई। जब YouTube खोलो 3 नए चैनल ने 6 नई स्ट्रैटेजी बना रखी है, सेम वही घिसी पिटी बात रिपीट हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा वो कुछ गलत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं तुम कुछ गलत कर रहे हो कि तुम हर दूसरे बंदे की हर तीसरी स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाह रहे हो। हैव योर ओन कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी। ये मैं बीच में से अपनी तरफ से बात बता रहा हूं कि हैव योर ओन कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी। अपने हिसाब से चलो, अपनी बात समझो, अपने दिल की सुनो, अपनी बुक्स उठाओ, अपने चैप्टर्स देखो, अपनी रिवीजन देखो, एंड उसके हिसाब से चलो। हर दूसरे यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मिक्स एंड मैच मत करो, लिमिटेड सेट ऑफ रिसोर्सेज पे भरोसा रखो, सब सही होगा। अब स्ट्रैटेजी की बात आएगी तो एडू कैप्टन की स्ट्रैटेजी है तुम बच्चों तक पहुंचना, बहुत अच्छे से पहुंचाना। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि भैया हमें तुम्हें करियर के अराउंड क्लैरिटी देनी है।
अब उस क्लैरिटी को फुलफिल करने के लिए कैसे देनी है, वी लॉन्च्ड आवर सीरीज नो योर करियर। जाके चेक जरूर करना, हर करियर की इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है, कौन से करियर में क्या प्रोज एंड कॉन्स है, कैसे क्या चलता है। इतनी वेल रिसर्च, वेल प्रोड्यूस्ड एंड वेल एडिटेड प्लेलिस्ट तुमने नहीं देखी होगी, मैं गारंटी दे सकता हूं। जाके चेक जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। मूविंग अहेड, वी हैव आवर थर्ड टाइप ऑफ प्लान, दैट इज पॉलिसी। लेट्स सी। अब पॉलिसी जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि इसकी अपने आप में कोई बहुत हार्श डेफिनेशन नहीं है। जैसे मैंने बताया कि क्या करना है वो तो हो गया ऑब्जेक्टिव, कैसे करना है दैट इज आवर स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, फुल एंड फाइनल बिजनेस की विजन, ये होगी स्ट्रैटेजी। लेकिन पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी इज क्लोजली लिंक्ड विद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। है कैसे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या था? दे वर जनरल गाइडलाइंस। बस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर्स के लिए गाइडलाइंस है कि क्या कैसे होने वाला है, वो समझ भाई, गाइडलाइंस। लेकिन जो एट द सेम टाइम पॉलिसी की बात हो रही है ना, पॉलिसी भी गाइडलाइन है, लेकिन वो बहुत मास लेवल पे जेनेरिक नहीं है। वो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन तक, उस बिजनेस तक, उस फर्म तक जेनेरिक है। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कहती है कि यार मेरी इस शॉप पे माल उधार पे मिलता है और इस शॉप पे नहीं मिलता, तो कस्टमर्स खुश नहीं होंगे। तो एक जेनेरिक पॉलिसी जो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो हो, वो ही अच्छी रहती है, ताकि हम अपने एंड पे यूनिफॉर्मिटी ऑफर कर सके। ये बहुत जरूरी है। सपोज करो कि एक टीचर है जो कहता है कि मैं कभी फुल मार्क्स नहीं देता। तुमने सब ने अपनी लाइफ में ऐसा टीचर देखा होगा, नो मैटर तुम कितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर दो, 80 और 80 का पेपर देख लो, तो भी वो फुल मार्क्स नहीं देगा। ये उस टीचर की पॉलिसी है कि वो हमेशा इस यूनिफॉर्मिटी से चलता है कि यार मैं, ऐसा नहीं है कि किसी सिचुएशन में 80 में से 80 दे दूंगा, मैं दूंगा ही नहीं। अब ये किसी को गलत लग सकता है, किसी को सही लग सकता है, किसी के हिसाब से बहुत अच्छी बात है, किसी के हिसाब से बहुत खराब बात है, बट इट इज व्हाट इट इज। एंड वो उस बंदे की, उस टीचर की, उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि दैट्स हाउ वी टेक फॉरवर्ड थिंग्स। अब हमने स्ट्रैटेजी तो बना ली, अब उस स्ट्रैटेजी को फुलफिल करने के ना बीच में कुछ चीजें चलती हैं, वो होती है पॉलिसी। इन प्लान्स को इंटरलिंक करूंगा एक स्टेटमेंट से व्हाइट बोर्ड पे आगे, लेकिन उससे पहले सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है भाई? समझ मतलब 95% चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब वो चाहिए कैसे, मुझे उसके लिए करना क्या, मुझे पास्ट ईयर पेपर्स उठाने, उनको एनालाइज करना, ये मेरी स्ट्रैटेजी हो गई। अलॉन्ग विद दैट मेरे जो ट्यूशन टीचर है, उनसे मैं जब सैंपल पेपर चेक करवाता हूँ, वो हमेशा 79 या 78.5 या 79.5 दे के छोड़ देते हैं, ताकि मैं उस हाफ मार्क के लिए भी मेहनत करूँ। ये उनकी पॉलिसी हो गई, ठीक है? मूविंग हेड, द फोर्थ थिंग इज प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर हमें जवाब देता है कैसे के कैसे का। स्ट्रैटेजी है कि भैया ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ऐसे करो, ये हो जाएगा, है ना? ठीक है। अब प्रोसीजर आता है, कहता है इधर आप, ये तूने कहा ऐसे करो, ये ऐसे कैसे होगा, इसके अंदर क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें कंटिन्यू होंगी, वो होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर बेसिकली तुम्हें बताता है कि यार ये अगर चीज करनी है ना, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज, तो इसको करने के लिए पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, वो प्रोसीजर है। तुम्हें पता है, तुम्हें प्रोसीजर का इंग्लिश में मतलब भी पता है, वही मतलब बिजनेस स्टडीज में लगाओ, मैनेजमेंट में लगाओ, प्लानिंग में लगाओ, तुम समझ जाओगे। अगर मैं बात करूं तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी यार कि मैं पास्ट ईयर पेपर्स को उठाऊंगा और उनको एनालाइज करूंगा, है ना? अब तुम्हारा प्रोसीजर जो है, एलिमिनेटिंग वीक टॉपिक्स का क्या प्रोसीजर होगा? मैं चाहता हूं कि मैं मेरे सारे वीक टॉपिक्स एलिमिनेट कर दूं, तो उसके लिए मेरा जो प्रोसीजर रहेगा ना, दैट विल बी कि मैं पहले सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करूं, जितने हो सके मैं ट्राई करूं, मैं अटेम्प्ट करूं, मैं प्रैक्टिस करूं। जब मैं वो कर रहा हूं, उसके बाद मैं देखूं मेरी गलतियां कहां कहां हो रही है, दिस इज द सेकंड स्टेप, ठीक है? उसके बाद मेरे को जब गलतियां देख रही है, तो मैं वापस जाऊं अपने चैप्टर पे, मैं चैप्टर को देखूं, मैं चैप्टर को समझूं, मैं टॉपिक को समझूं, मैं लेक्चर देखूं, मैं नोट्स देखूं, मैं बुक देखूं। ये तुमने कर लिया। उसके बाद वापस आओ सैंपल पेपर में, वापस खुद को टेस्ट करो, क्या मैं इसको स्मूथली इस हर्डल को क्रॉस कर पा रहा हूं। जब वो चीज हो जाए, नाउ दिस थिंग इज कंप्लीटली पावर पैक्ड एंड यू आर श्योर इनफ कि अब सब कुछ सही हो रहा है। तो प्रोसीजर इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स कंटिन्यूड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्टिविटी, एज सिंपल एज दैट। अब हमने समझ लिया भैया, तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से लेके चल रहा है, तो पूरी कहानी को लिंक जरूर करना कि पहले मुझे चाहिए 95, फिर मैं देखूंगा पास्ट ईयर पेपर, और मेरे टीचर की पॉलिसी है कि कोई फुल नहीं देगा, एंड मेरा प्रोसीजर क्या रहेगा काम करने का। अगला प्लान आता है मेथड। पांचवा प्लान है हमारा मेथड। मेथड बोलता है यार कि करोगे कैसे। अब अगेन कैसे के कैसे का कैसे, ठीक है? हर चीज की डिटेल्ड डेफिनेशन होना, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है, क्योंकि कंपनी में एक एम्प्लॉय आया, उसको समझ आ गया, कल को वो चला गया, उसकी जगह कोई और आया, तो हर चीज का एक परफॉर्मा इस तरह से होना चाहिए कि कंपनी लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी में हर चीज की रिटर्न एक्सप्लेनेशन है, चीजें कैसे चलती हैं वो वैसे ही चलती हैं। कल को कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए, उसकी वजह से कंपनी को अपने प्रिंसिपल से सैक्रिफाइस ना करना पड़े, इसीलिए हर चीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जरूरी है। जो मेथड है ना, वो कहता है यार तूने प्रोसीजर तो बता दिया कि तू ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। अब एक काम कर, प्रोसीजर का एक स्टेप उठा, वो कैसे करेगा, मेथड क्या है उसका समझो। स्ट्रैटेजी बहुत वाइड चीज है। मेरी पूरे साल की स्ट्रैटेजी थी कि मैं पास्ट ईयर पेपर उठाऊंगा, ठीक है? मेरा प्रोसीजर था कि मैं एक एक करके अपने वीक टॉपिक्स एलिमिनेट करूंगा, वो ऐसे करूंगा। अब बात आती है यार कि जो तूने बोला मैं सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट करूंगा, पहला स्टेप था मैं सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट करूंगा, वो कैसे करेगा?
उसका क्या मेथड है, व्हाट पर्टिकुलर मेथड वुड यू फॉलो ताकि तू उस प्रोसीजर को ढंग से कर पाए, ताकि तू उस स्ट्रैटेजी को ढंग से अचीव कर पाए, ताकि तेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। सब चीजें लिंक्ड है, ठीक है। अब जब मेथड की बात आती है ना, तो यहाँ पे मेथड के अंदर क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स नहीं है, वो एक स्टेप की एक्सप्लेनेशन है कि यार मैं सैंपल पेपर करूंगा तो कैसे करूंगा। आई विल फॉलो 2:1, यानी कि 2 ओरल 1 रिटर्न, 2 ओरल 1 रिटर्न, ठीक है। 3 दिन के अंदर अकाउंट्स इको बीएसटी मैंने रिटर्न कर लिए, और जिस दिन अकाउंट्स रिटर्न किया बीएसटी और इको का एक ओरल कर लिया, जिस दिन बीएसटी रिटर्न किया उस दिन अकाउंट्स और इको का एक ओरल कर लिया। अकाउंट्स का ओरल कैसे, पागल है क्या, मतलब नॉट विद फेयर प्रेजेंटेशन बट क्वेश्चंस ट्राई किए सारे। रिटर्न मतलब 3 घंटे का टाइमर लगा के प्रॉपर तसल्ली से बैठ के टेबल चेयर पे मैंने सब कुछ त्याग के काम किया है, वो मेरा मेथड है। अलॉन्ग विद दिस मैं 2:1 फॉलो कर रहा हूं, वो मेरा मेथड है। इस चीज को समझो, ठीक है। हर चीज की एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होना, डिटेल्ड प्लान होना बहुत जरूरी है, एंड मेथड इज अ टाइप ऑफ प्लान। समझ गए। अगर मेथड की डेफिनेशन पे आए, मेथड इज अ प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच अ पर्टिकुलर टास्क इज टू बी परफॉर्म, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ये भी समझ गए। अगर एक और एग्जांपल चाहते हो मेथड का, क्लैरिटी लेने के लिए कि मेथड और प्रोसीजर में फर्क क्या है, यहां तुम कंफ्यूज हो सकते हो कहीं कहीं। जहां पे स्टेप्स दिख जाए वो प्रोसीजर है, लेकिन जहां एक चीज की इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए वो मेथड है। जैसे कि हमने सोचा मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, उसके अंदर मेरा खुद का प्लान है यार। सबसे पहले मैं सारे 6 मार्कर गो थ्रू कर लूंगा पूरे सब्जेक्ट के, फिर मैं सारे 3 और 4 मार्कर गो थ्रू करूंगा। ये करते करते मेरा सब कुछ रिवाइज हो गया। नाउ आई विल गो विद 1 मार्कर्स, ताकि मैं 1 मार्कर के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आ रहा हूं, मैं इनके लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मैं उल्टा चलता हूं तो मैं 6 नंबर वाले के लिए तैयार नहीं हूं, ठीक है। मेरा अपना तरीका है, बट दिस इज नॉट स्ट्रैटेजी बिकॉज दिस इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव से जस्ट एक स्टेप नीचे लिंक्ड है वो स्ट्रैटेजी है। जो स्ट्रैटेजी करने के तरीके बता रही है वो प्रोसीजर भी हो सकता है, वो मेथड भी हो सकता है। लेकिन जहां क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया, जहां सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आ गया, वो प्रोसीजर है, अदरवाइज वो मेथड है। एंड पॉलिसी एक जेनरिक गाइडलाइन है। इसके बाद छठा टाइप ऑफ प्लान आता है रूल। हर किसी के अपने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। रूल इज द इजीएस्ट टू आइडेंटिफाई इन केस स्टडी, क्योंकि ये बहुत साफ साफ दिख जाता है, ये बहुत ऑब्वियस है। जहां पे स्ट्रिक्टनेस की बात आ जाए, जहां डिसिप्लिन की बात आ जाए, जहां पनिशमेंट पेनल्टीज की बात आ जाए, वो रूल है। जैसे मेरा रूल था कि जब मैं सैंपल पेपर कर रहा हूं तो कमरा बंद होगा, मेरे पास फोन नहीं होगा, मेरे पास एक पानी की बोतल होगी, मुझे कोई बुलाएगा नहीं, मैं बाहर जाऊंगा नहीं, नो मैटर क्या हो जाए, और मैं वॉशरूम भी नहीं जाऊंगा उन 3 घंटों में। रूल था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कब कहां कौन सी क्लास में कैसा टीचर है, वो क्या चाहता है, वो जाने दे वो ना जाने दे, तुम्हारा मन हो तुम्हारा ना मन हो, तुम जा पाओ ना जा पाओ, बहुत से कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट फ्रॉम डे 1, ठीक है। तो रूल रखो अपने लिए। वो जो रूल्स है जिनको तोड़ने में पनिशमेंट होगी, वो रूल्स है। रूल्स आर द स्ट्रिक्टेस्ट फॉर्म ऑफ प्लान पॉसिबल, ठीक है। उनकी कोई डेविएशन नहीं होती, उनको तुम अमेंड नहीं कर सकते, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। रूल्स कतई अनफ्लेक्सिबल। बेसिकली अ स्टेटमेंट व्हिच स्पेसिफाइज व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज नॉट टू बी डन। अगर कहीं लगा हुआ नो स्मोकिंग, दैट इज अ रूल। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहा गया है कि लंच टाइम 30 मिनट का है, वो 40 मिनट तक एक्सटेंड नहीं होगा, दैट इज अ रूल। हाँ जी। तो अब जब तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते भैया इंसान बोर भी होता है, पढ़ते पढ़ते इंसान अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव भी कर लेता है। नहीं, मैंने क्या गलत बोला, ऑब्जेक्टिव। अब जब मैं उस लॉन्ग टर्म फिगर की बात कर रहा हूँ, वो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मेरा डेली का भी जो टारगेट है, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव। चीजों में फर्क समझो। मैंने जानबूझ के यहाँ तो मैं कंफ्यूज किया है, गूगली फेंक के दिखाई कि ऑब्जेक्टिव एक है, एक ही है, लेकिन जब मैं आज के दिन को एक यूनिट मान रहा हूं, तो मेरा आज के दिन का भी जो एंड गोल है, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है एंड गोल। मेरा साल का एंड गोल है 95%, दैट्स माय ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब मैं सुबह उठा, मेरा एंड गोल था कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर दूं, रात को सोने से पहले कर दिया, वो भी ऑब्जेक्टिव था। that was a part of completion to the major objective, लेकिन आज के दिन का वो भी ऑब्जेक्टिव ही था, ठीक है। अब जब तुम वो सब करते हो, जब तुमने अच्छे से काम पूरा कर लिया, तो खुद को रिवॉर्ड करने के लिए भी कुछ दोगे ना। तो बढ़िया बाहर जाके घूम फिर के आओगे, किसी के साथ जाके आओगे, कुछ खा पी के आओगे, उन सब चीजों के लगते हैं पैसे। तुम्हारे पास होता है बजट, तुम्हारी पॉकेट मनी कह लो या कुछ भी कह लो, एक बजट होता है। बजट इज अ फोरकास्टेड थिंग। बजट उस चीज का नहीं बनता जो हो चुकी है। अगर तुम इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा भी ध्यान देके पढ़ रहे हो, तो बजट हमेशा फोरकास्टेड होता है, ठीक है। बजट इज अ फोरकास्टेड स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म, एज सिंपल। बजट भी बहुत इजी टू आइडेंटिफाई रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसे पहचानने में की स्टडी में। जहां नंबर्स की बात आ जाए, जहां पैसों की बात आ जाए, फोरकास्टेड रिजल्ट्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म आ जाए ना, वो बजट होता है। भैया ऑब्जेक्टिव भी न्यूमेरिकल फॉर्म था, बजट भी न्यूमेरिकल फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव वो जो हम अचीव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं, वी वांट दैट। बट बजट वो जो हमें होता हुआ दिख रहा है, व्हाट वी आर सीइंग दैट दिस कुड हैपन, वो बजट होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट चीज प्रोग्राम। प्रोग्राम एक अगेन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सी स्टेटमेंट है। प्रोग्राम सब कुछ कवर कर लेता है। देखो हमने जो पहले 7 प्लान पढ़े ना, उन सबको कवर करता है कि हमें क्या पॉलिसीज लगानी है,
क्या मेथड्स फॉलो करने हैं, क्या रूल्स लगाने हैं, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, क्या बजट यूज करना है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव बाय फॉलोइंग दिस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। देखो ये 2 अलग है, ये 5 अलग है, ठीक है। और बीच में जो ये खड़ा है वो है प्रोग्राम, वो हो गया मैं। प्रोग्राम भाई साहब बोलते हैं कि हमें क्या प्रोसीजर, क्या पॉलिसीज, क्या मेथड, क्या रूल और क्या बजट यूज करना है इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी। ऐसे समझो, 8 यूनिट्स, 1 अलग, 2 अलग, 5 अलग, ठीक है। इस तरह समझो, ये होता है प्रोग्राम। पूरे प्लान को हाईलाइट कर देने वाला होता है प्रोग्राम कि हमारा इस साल का प्रोजेक्ट है कि हमें ये कंपनी बनानी है 5,000 करोड़ की। ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, ऐसे बनाएंगे, ये सब कुछ फॉलो करेंगे। जब ये सब फाइनलाइज हो गया, ये सातों चीजें फाइनलाइज होगी, तो इनको एक पेपर पे ढंग से लिख के जब हम कंपनी के इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करें ना, दैट्स आवर प्रोग्राम। कि हमारा प्रोग्राम जो है कि हम ये सब कुछ लगा के ये अचीव करेंगे बाय फॉलोइंग दिस कोर्स ऑफ एक्शन या दिस स्ट्रैटेजी। अगर मैं तुम्हारे केस में इसको लेके आऊं, तुम्हारे केस में इसको ढालूं, तो वो ऐसे होगा मेरे भाई कि हम पूरा साल जो पढ़ने वाले हैं वो हम मेजर फोकस रखने वाले हैं अपना पास्ट ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, हम पास्ट ईयर पेपर्स के ऊपर फोकस रखने वाले हैं। हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू अचीव 95, लेकिन हम पास्ट ईयर पेपर्स को देखने वाले हैं। हमारा रूल है कि हम कभी भी गलती से भी स्टडी टेबल पे फोन लेके नहीं बैठेंगे। हमारा एक 2:1 का फॉर्मूला रहेगा कि हम 2 सैंपल पेपर ऑरल, 1 रिटन करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। ये हमारी अपनी तरीका है। हर चीज को करने का जो एक मेथड है वो स्पेसिफिकली डिफाइंड है मेरा अपना यार, कि मैं ना ऐसे किया करूंगा, मैं अपने जो पुरानी गलतियां हैं उनसे सीखूंगा, उनसे आगे बढ़ूंगा। और कैसे बढ़ूंगा, पूरा प्रोसीजर क्या होगा वो भी मैंने लिख रखा है। ये सब कुछ मैंने कर रखा है। मेरे साथ में जो ट्यूशन टीचर जो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी है वो कभी फुल मार्क्स नहीं देती। ऑल ऑफ दिस इज टू अचीव 95% वाया व्हाट इज माय स्ट्रैटेजी? माय स्ट्रैटेजी इज टू टैप पास्ट ईयर पेपर्स, क्योंकि सीबीएसई हमेशा पास्ट ईयर पेपर से बहुत अच्छे से पेपर निकालता है। as simple as that। ये हमने 8 टाइप ऑफ प्लान की। अब एक बार चलते हैं व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे, इन 8 टाइप ऑफ प्लान की इंटरलिंकेज का एक फ्लो चार्ट देखते हैं एंड फिर से समझते हैं कि यार किसमें क्या कहां डिफरेंस है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, आराम से देखना और आराम से अपनी कॉपीज में साथ साथ ये डायग्राम बनाना। लेट्स गो। हाँ जी, तो कहानी में हमने सारे प्लान समझ लिए, लेकिन एक बार व्हाइट बोर्ड पे आके उनके कीवर्ड्स भी समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। देखो सबसे पहले हमारा आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया? ऑब्जेक्टिव एम होता है, बेसिक सी बातचीत है कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। एंड ये जो भी ऑब्जेक्टिव होता है ये तुम्हारा बेस फॉर अदर प्लान्स होता है। अगर मैं वन वर्ड में कहूं तो ऑब्जेक्टिव आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज टू बी अचीव्ड। हमारा प्लान क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा मिशन क्या है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब उस व्हाट को देखते देखते हमें वो करना कैसे है, द आंसर ऑफ हाउ टू अचीव दैट व्हाट इज द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी होता है वे आउट, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीजें आ जाती है जो तुम्हें बहुत अच्छे से अपने आंसर में क्वालिटी बढ़ाने में भी हेल्प करेंगे, केस स्टडीज आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेंगे। नंबर 1 इज डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अगर मेरा अगले 10 साल का कुछ ऑब्जेक्टिव है तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं, वो स्ट्रैटेजी है, बिकॉज आई एम एमिंग माई बिजनेस टू रन इन अ पर्टिकुलर वे टू अचीव समथिंग एल्स। मेरी 10 साल का कोई ऑब्जेक्टिव है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, तो उसके पीछे एक और मेजर रीजन होगा, दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। लेकिन वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अपने आप में स्ट्रैटेजी बनेगा। अडॉप्टिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन हमने प्लानिंग के प्रोसेस में देखा नहीं, अभी देखेंगे आगे, बट कोर्स ऑफ एक्शन का तरीका, जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे सामने मल्टीपल वे आउट होता है कि हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, या वो करना है, इसके ये फायदे नुकसान है, इसके ये फायदे नुकसान है। Determining a particular course of action, adopting a particular course of action comes in strategy, ठीक है। Allocating necessary resources, प्लान को पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए उनको एलोकेट करना भी स्ट्रैटेजी है। कॉम्पिटिटर्स की गेम को चैलेंज करना भी स्ट्रैटेजी है। एंड एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है स्ट्रैटेजी, जो मेजरली आंसर करता है कि करना कैसे है, हाउ। ये व्हाट करेगा, ये हाउ करेगा। उसके बाद वी हैव आवर पॉलिसी। पॉलिसी जो होती है वो कुछ नहीं करती ज्यादा, बस एक जेनरिक गाइडलाइन देती है। पॉलिसी इज अ गाइडलाइन जो पूरी कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को परफॉर्म करनी है। वो कंपनी के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाती है। एक वर्ड याद रखना, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी पॉलिसी का मेजर यूएसपी है कि पॉलिसी बनाई इसलिए जाती है ताकि कंपनी यूनिफॉर्म हो जाए। ये चाहती है कि पूरे कंपनी की जो एफर्ट्स है वो सेम डायरेक्शन में चैनलाइज हो। ये ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं, ये मैनेजर्स को रिस्पॉन्स मैकेनिज्म देते हैं टू रिस्पॉन्ड अंडर अ सर्टेन सर्कमस्टांस। ये होती है पॉलिसी। अब इसने कहा क्या करना है, इसने कहा कैसे करना है, पॉलिसी बताती है। उस कैसे के अंदर भी ना इन कुछ बातों का ध्यान रख लेना। इसके लिए कोई वन वर्ड नहीं है, बट हाँ गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस इज द वर्ड है, ठीक है। उसके बाद भी आप प्रोसीजर। प्रोसीजर के लिए अपने पास वर्ड है सीक्वेंस। अब प्रोसीजर भी बताएगा कैसे, लेकिन उस वाइड वाले कैसे के अंदर जो मेजर छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उनका कैसे बताएगा प्रोसीजर, कि ये काम, ये पर्टिकुलर काम कैसे होगा, किस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स से होके गो थ्रू करेगा, एंड क्या इसकी क्रोनोलॉजी रहेगी, क्या एग्जैक्ट मैनर रहेगा, एंड जो स्टेप्स हैं जो ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर लगेंगे।
अब देखो यहां से कहानी और बिल्ड होनी शुरू होती है कि स्ट्रेटजी की पूरी वाइड डिटेल ऑफ हाउ वी गोना अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, उस वाइड डिटेल के अंदर अचीव करते हुए हमें पॉलिसी का जरूर ध्यान रखना है। एंड उसी वाइड डिटेल के अंदर पॉलिसी का ध्यान रखते हुए पॉलिसी फ्रेमवर्क में से ही निकलते हुए काम जो है उन काम को करने का तरीका सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस के अंदर भी नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे 1 2 3 4। इन इंडिविजुअल स्टेप्स को परफॉर्म करने का तरीका मेथड है, ठीक है। मेथड होता है डिटेल ऑफ ईच स्टेप, सबसे इजी आइडेंटिफाइबल एंड एग्जैक्ट मैनर हाईलाइट करता है। अब इन दोनों में कंफ्यूज हो गया, दोनों ही एग्जैक्ट मैनर बता रहे हैं, दोनों ही डिटेल बता रहे हैं किसी चीज की। जहां डिटेल के अंदर एक और सीक्वेंस है दैट इज अ प्रोसीजर, एंड जहां इंडिविजुअल उसका तरीका है कि इस स्टेप को कैसे परफॉर्म करना है दैट इज अ मेथड, ठीक है भाई, समझ गए। उसके अलावा भी हैव रूल, सबसे इजी सबसे सिंपल की बहुत स्ट्रिक्ट होता है, पनिशमेंट मिलती है, इस पे हम कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देख सकते हैं। ये क्लियरली डिफाइन कर देता है, स्पेसिफाई कर देता है कि व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। इतना सिंपल होता है रूल। कहीं पे भी कुछ भी जो इतनी फिक्स चीज है जो कहीं किसी सिचुएशन के अंदर चेंज नहीं होगी वो रूल है, ठीक है। उसके बाद है बजट। बजट हमेशा न्यूमेरिक होता है और ये फ्यूचर फोरकास्ट के लिए होता है। हम चाहे सेल हो, परचेज हो, रेवेन्यू हो, कुछ भी हो, जहां भी न्यूमेरिक टर्म्स में हम फोरकास्ट कर रहे हैं दैट इज आवर बजट, ठीक है। इकोनॉमिक्स में उन्होंने बजट पढ़ा है, गवर्नमेंट बजट बनाती है। बजट इज बेसिकली हमारा कितना पैसा जाने वाला है, कितना पैसा आने वाला है, कहीं पे भी नंबर्स की बात आ जाए, फ्यूचर की बात आ जाए, वो बजट होता है, ठीक है। और ये बजट बना के हम एक बेस सेट कर ले जिसके अराउंड हम बाकी सारी चीजें सोच सकते हैं। हमें एक आइडिया है कि सेल कितनी होगी तो हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी पॉलिसीज, हमारे प्रोसीजर्स, हमारे मेथड्स, हमारे रूल्स उस हिसाब से डिजाइन होंगे। हमें एक आइडिया है कि हमारी रेवेन्यू कितना होगा तो सब कुछ उस हिसाब से डिजाइन होगा। तो बजट गिव्स अस अ बेस, ठीक है। प्रोग्राम सब कुछ होता है। प्रोग्राम होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर बार के लिए आपने जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसके लिए जो स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, उस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या पॉलिसी यूज हो रही है, क्या प्रोसीजर यूज हो रहा है, क्या मेथड यूज हो रहा है, क्या बजट बन रहा है, क्या रूल्स है, सब कुछ प्रोग्राम हाईलाइट कर देता है। प्रोग्राम हाईलाइट्स पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स to be followed under a strategy for the completion of the final objective। वो होता है प्रोग्राम, सब कुछ comprehensive। It includes a gamut of activities, बहुत कुछ होता है। Everything to apply strategy and achieve objective, वो प्रोग्राम होता है। पूरी कहानी बन गई ना, हमें क्या अचीव करना है वो ऑब्जेक्टिव है, वो कैसे होगा वो स्ट्रैटेजी है, उस कैसे के अंदर जिन बातों का ध्यान रखना है वो पॉलिसीज है, उसके अंदर कंसिडर करते हुए हर चीज को करने का जो तरीका है, उस तरीके के अंदर जो स्टेप्स है वो प्रोसीजर है, एक एक स्टेप की इंडिविजुअल डिटेल वो मेथड है, एंड अलोंग साइड इन सबके कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो होने जरूरी है टू मेंटेन डिसिप्लिन, एंड जो न्यूमेरिक फोरकास्ट होना जाता है वो बजट होता है, एंड एट लास्ट जो सब कुछ कंप्राइज कर दे वो प्रोग्राम होता है। समझ गए। अब एक छोटी सी चीज और बता दिया तुम्हें कि दो तरह के प्लान्स होते हैं, एक होता है सिंगल यूज, एक होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। अगर तुमसे कोई पूछे कि प्लानिंग है कितने टाइप्स, तुम 8 टाइप नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे 2 टाइप ऑफ प्लान्स होते हैं। नंबर 1 इज सिंगल यूज एंड नंबर 2 इज स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज होता है जो बस एक बार यूज होने के लिए बनाया गया। अगर हमने बजट बनाया तो बजट बस एक बार बनाया कि हाँ इतने से इतने टाइम पीरियड के लिए बनाया एंड यही हमारा फोरकास्ट है, तो ये सिंगल यूज प्लान है। अगर 6 महीने का बजट है तो वो आज से 2 साल बाद यूज नहीं होगा, अगर 1 साल का बजट है तो वो आज से 5 साल बाद यूज नहीं हो सकता, ठीक है। ये सिंगल यूज प्लान है। प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान कि एक बार के लिए हम ऐसे ऐसे करने वाले, वो सिंगल यूज प्लान है। वहीं एट द सेम टाइम स्टैंडिंग प्लान होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो कंपनी में पड़े रहते हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं, चेंज होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो प्लान बनाए जाते हैं एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन को लेकर, और वो हर साइकिल के साथ, हर क्वार्टर के साथ, हर 6 मंथ के साथ चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि हमारी पॉलिसी कंपनी का अगर है कि हम क्रेडिट पे माल नहीं बेचेंगे तो नहीं बेचेंगे, कभी चेंज करनी पड़ेगी तो कर देंगे, लेकिन वो पॉलिसी तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ना। एक काम को करने का जो प्रोसीजर डिफाइंड है कंपनी में वो वही प्रोसीजर है, चाहे ये वाला अकाउंटिंग ईयर हो, चाहे ऐसे 2 साल बाद का अकाउंटिंग ईयर हो। अब चेंज करना पड़ जाएगा तो कर देंगे, पर आज जब हम बना रहे हैं तो आज की डेट में तो इसकी कोई डेट स्पेसिफाई नहीं है कि ये प्रोग्राम, ये प्रोसीजर अब तक का है, ये मेथड अब तक का है, ये रूल अब तक का है। तो रूल, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड मेथड आर स्टैंडिंग प्लान्स, बजट एंड प्रोग्राम आर सिंगल यूज प्लान्स, और ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी आर नाइदर स्टैंडिंग नोर सिंगल यूज प्लान। इसको ध्यान रखना क्योंकि एमसीक्यू में या केस स्टडी में तुम्हें फंसा सकता है। ये दोनों अपने आप को ना तो सिंगल यूज मानते हैं ना स्टैंडिंग मानते हैं, क्योंकि इनकी परसेप्शन थोड़ी अलग है। एक तरह से तुम देखना चाहो कि ऑब्जेक्टिव एक कंपनी का जो होता है वो फॉर टाइमिंग होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो ऑब्जेक्टिव एक लॉन्ग टर्म विजन से अलाइन होता है, जो स्टैंडिंग भी होगा, सिंगल यूज भी होगा। स्ट्रैटेजी अगर हम देखें तो वो फॉर टाइमिंग है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी अपने हर साल के जो ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं, जो हमारे पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको कंसीडर करके एंड इन सब बातों को ध्यान में रख के कि हमें कैसे कैसे चीजें करनी है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी स्पेसिफाई हो रहे हैं, तो ये स्टैंडिंग भी बन गया। तो ये दोनों अपने आप को नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज बताते हैं, और पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल आर स्टैंडिंग, बजट एंड प्रोग्राम आर सिंगल यूज। सारे टाइप ऑफ प्लान पढ़ लिए, चैप्टर की मेजर बर्डन हो चुके हैं खत्म। एक बार ग्रीन स्क्रीन पे जाते हैं और खुद से पूछते हैं
भैया प्लान होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्लान, लेट्स गो। हाँ जी, अब जब हम समझ चुके हैं टाइप ऑफ प्लान क्या होते हैं, हमारी मेजर बर्डन तो गई, चैप्टर का 90% खत्म। मेजर मतलब 90, लेजिट 90। अब आते हैं प्लानिंग की डेफिनेशन पे, ठीक है। प्लानिंग बेसिकली मींस सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ सेट टाइम पीरियड, formulating various courses of action to achieve that objective and selecting the best possible course of action। देखो भैया, हम अभी यहां हैं और हमें वहां पहुंचना है, ठीक है। ऐसे समझ के चलो कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी, इसके बीच का जो गैप है वो प्लानिंग भरती है। प्लानिंग ब्रिजेस दिस गैप, ठीक है। प्लानिंग का एक काम है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी, ये काम है प्लानिंग का कि मैं इसके बीच का गैप जो है वो ब्रिज कर दूं। एज सिंपल। अब इसके लिए प्लानिंग फोकसेस ऑन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, उसके बाद फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। उसको फुलफिल करने के लिए अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन बनाएंगे ना, ठीक है भैया, समझ गए। उसके बाद सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन वर्ड जहां आ जाए वो स्ट्रैटेजी है, समझ जाना। ऑब्जेक्टिव हमने रख लिया, उसको पूरा कैसे करना है, वो कैसे के 3-4 जवाब निकालो और उसमें से बेस्ट पॉसिबल जवाब चुन लो, उस पर काम करना शुरू कर दो, वो होता है प्लानिंग, ठीक है। अगर मैं एक गो में प्लानिंग की डेफिनेशन बोलूं तो प्लानिंग बेसिकली मींस सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, डेवलपिंग सेवरल कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव एंड चूजिंग वन बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। एज सिंपल एज दैट। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। बात कर, अब प्लानिंग के कुछ फीचर्स भी हैं, प्लानिंग का एक प्रोसीजर भी है, प्लानिंग की लिमिटेशंस भी है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस भी है, जो बहुत फटाफट से, बहुत जल्दी से, बहुत कायदे से, बहुत तसल्ली से तुम्हें समझ आने वाला है। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे एंड देखते हैं क्या कैसे होने वाला है। बहुत सिंपल, बहुत स्मूथ एंड बहुत सीमलेस तरीके से समझोगे, क्योंकि अब तुम टाइप ऑफ प्लान समझ चुके हो। और अगर अब तक टाइप ऑफ प्लान नहीं समझे तो गो बैक एंड रिविजिट द वीडियो टाइप ऑफ प्लान वाली, ढंग से देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। हाँ जी, तो चैप्टर का जो मेन लोड था वो तो हम खत्म कर चुके हैं। हमने सारे टाइप ऑफ प्लान समझ लिए हैं, हम सारी मेजर चीजें समझ चुके हैं। अब थोड़ी सी ये वर्डली चीजों पे आ जाते हैं जहां बहुत सारी थ्योरी भरी हुई है, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। मैं बता दूं कि यहाँ एक मेजर से तुम्हें प्रोसेस पढ़ना है प्लानिंग का, ठीक है। जैसे ही तुमने वो प्रोसेस समझा, प्लानिंग के कुछ फीचर्स है, कुछ लिमिटेशंस है और प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है। अब भैया चीजें तो बहुत सारी है, लेकिन सब कुछ आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। एंड बिलीव मी, हमने अब तक जो भी पढ़ा है ना, वहीं से ही चीजें निकल के आएंगी, बस, ठीक है। एज सिंपल। बस याद रखना, तुम्हारी टू डू लिस्ट और तुम्हारी वीकली, मंथली, डेली प्लान्स उसके हिसाब से चलने वाले हैं। चलो, प्रोसेस की जहां बात आती है, सबसे पहला स्टेप है उसका सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का हमारा मेजर पर्पस क्या था कि हम एक एंड गोल रखें एंड आज हम जहां हैं वहां से हमें जहां जाना है वो गैप को ब्रिज कर पाना प्लानिंग का पर्पस है, विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम वाया अ स्पेसिफाइड कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे पहला पॉइंट होता है हम एक ऑब्जेक्टिव सेट कर ले, ठीक है, कि हमें यहां पहुंचना है। जैसे इस केस में हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें 95% लाने हैं बोर्ड में, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, एज सिंपल। उसके बाद होता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। अब ये प्रेमिस जो वर्ड है, ये प्रेमिस वर्ड का मतलब एक बेसिक इंग्लिश में क्या होता है, असम्पशन, बेस। असम्पशन नहीं, एक बेस, एक नींव, एक घर की नींव रखी जाती है। उसी तरह जब हम एक प्लान बना रहे हैं, हमारे पास कुछ बेसिक असम्पशंस होनी चाहिए वो प्लान बनाने से पहले। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव है 95% लाना विद इन द नेक्स्ट 1 to 1.5 मंथ, अब तो 1 मंथ ही रह गया है खैर, तो उसके अंदर मेरे पास प्रेमिस ये होना चाहिए कि मेरी अभी तैयारी कितनी है एग्जैक्टली एज ऑफ नाउ। एंड मेरा एक और बेस, एक और असम्पशन ही रहना चाहिए कि आने वाले 1 महीने के अंदर मैं अपना इतना टाइम डिवोट कर पाऊंगा कि आई कुड मेक दैट टू 95%। जो डेवलपिंग प्रेमिसेस वाला पार्ट है वो बेसिकली कहता है कि तुम्हारे पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है या जो आगे चल के तुम्हें इंपैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड आने वाला है, चांसेस हैं, मतलब न्यूज में है, मतलब चाइना में आ चुका है, तो ये एक पार्ट है जो तुम्हें इंपैक्ट कर सकता है, तुम्हारे एग्जाम्स को इंपैक्ट कर सकता है। ज्यादा होपफुल मत रहना, भगवान करे ना ही हो, तुम्हें एग्जाम देने पड़े, बट हाँ ये एक चीज है। डेवलपिंग प्रेमिसेस के अंदर होता है कि हम एक बेस, एक असम्पशन ले लेंगे एंड उसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्टिव लेड आउट है एंड उसके अकॉर्डिंग हम वो कंप्लीट करने पे फोकस करेंगे। अब जब हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया, प्रेमिसेस डेवलप कर लिए, तो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है 95% अचीव करना, वहां तक पहुंचने के मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। हमने जो स्ट्रैटेजी पढ़ा था वो स्ट्रैटेजी मल्टीपल हो सकती है। कोर्स ऑफ एक्शन इज नथिंग बट स्ट्रैटेजी। तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज जो है उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने की, उनको आइडेंटिफाई करो कि अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मल्टीपल चीजें, मैं पास्ट ईयर पेपर से भी चल सकता हूं, मैं अपनी नॉर्मल एनसीईआरटी से भी चल सकता हूं, मैं प्राइवेट राइटर की बुक से भी चल सकता हूं, मैं यूट्यूब के टीचर से भी चल सकता हूं, बहुत अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएटिंग डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, देन तुम उनको साइड बाय साइड रखोगे, इवैल्यूएट करोगे किसके क्या प्रोज कौन से, कौन मेरा ज्यादा टाइम मांगेगा, कौन मेरी ज्यादा कॉस्ट मांगेगा, अलॉन्ग विद दैट कहां से मैं ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन गैदर कर पाऊंगा। हर चीज के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इवैल्यूएटिंग वाले पार्ट के अंदर तुम्हें वो प्रोज कॉन्स को ही इवैल्यूएट करना है।
नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव का मतलब है हमने जितने भी कोर्सेज ऑफ एक्शन देखे उनके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स रखती है। अब बारी आती है फाइनल एक स्ट्रैटेजी चूज करने की कि हाँ भाई ये सब है, इनके ये प्रोज कौन है, ये मेरा इतना टाइम लेगा, ये मेरी इतनी कॉस्ट लेगा, सब कुछ देख लिया। अब उसके बाद एक सिलेक्ट भी तो करना है ना। आइदर वी विल सिलेक्ट वन ऑल्टरनेटिव और वी वुड सिलेक्ट मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, लेकिन उनका कुछ कॉम्बिनेशन कि इसका मैं ये वाला सेगमेंट उठा लूंगा, इसका मैं ये वाला पार्ट उठा लूंगा एंड आई विल कंबाइन देम ऑन माय ओन, और फिर जो चीज निकलेगी उसको मैं अप्लाई करूंगा अपने ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट में। वेरी सिंपल। देन कम्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, जो ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान का मतलब कि हमने जो कुछ भी प्लान बनाया, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन रखा, उसको इंप्लीमेंट करना, नॉर्मल लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट करना, उनकी अकाउंटेबिलिटी मांगना, अथॉरिटी देना, एंड अलॉन्ग विद दैट उनको सारा काम करवाना। सिर्फ प्लान बनाने से बात खत्म नहीं होती, काम करवाना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद है फॉलो अप एक्शन, कि जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग काम हो भी रहा है या नहीं, वी नीड टू गेट अ फॉलो अप टाइम टू टाइम। वो टाइम टू टाइम फॉलो अप लेना पड़ेगा। तुम्हारे केस में तुमने एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया दैट यस आई विल गो बाय प्रीवियस ईयर पेपर स्ट्रेटजी, उसके बाद तुम उसको इंप्लीमेंट भी करोगे, तुम पढ़ोगे भी, तुम पूरा महीना 40 दिन पढ़ोगे अच्छे से, एंड उसके बाद जाके तुम फॉलो अप एक्शन लोगे खुद से टाइम टू टाइम, एवरी 3 डेज, एवरी 6 डेज, एवरी वीक, कि मैं एज पर टारगेट्स चल भी रहा हूं या नहीं, अगर नहीं तो आई नीड टू इंप्रूव। उसके बाद बारी आती है फीचर्स की। अब फीचर्स के अंदर क्या है भैया, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सिंपल सिंपल, बहुत लेम लेम फीचर्स हैं, कुछ खास है नहीं, पढ़ते जाओ समझ आ जाएगा। प्लानिंग क्या करती है, फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया उसको अचीव करने में इसका मेजर फोकस रहता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इसके बिना आगे कहानी बढ़ती ही नहीं। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन होता है, सबसे पहला, बिना प्लानिंग के तुम ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कुछ कर ही नहीं सकते। अगर तुम्हें मैनेजमेंट करनी है तो तुम्हें सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी। फ्यूचरिस्टिक, परवेसिव एंड कॉन्टिन्यूअस, ये तीन चीजें हैं प्लानिंग, ये तीन अलग अलग फीचर्स है, मैंने एक लाइन में लिख दिए। फ्यूचरिस्टिक मतलब ये फ्यूचर को कंसीडर करके बनाया जाता है, ये फ्यूचर की बात करता है, हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, हम फ्यूचर को देख के प्लान कर रहे हैं। परवेसिव मतलब ये हर जगह हर लेवल पे एग्जिस्ट करता है, लोअर लेवल पे भी, हायर लेवल पे भी और मिडिल लेवल पे भी, बस उनका स्कोप डिफरेंट होता है। टॉप लेवल को पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करना है, मिडिल लेवल को अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान करना है, और लोअर लेवल को डे टू डे ऑपरेशंस को प्लान करना है सुपरवाइजर की तरह। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यानी कि ये हमेशा 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 चलता रहता है, इसका लूप कभी खत्म नहीं होता। अगर हमने एक प्लान बनाया, वो कंप्लीट हो गया, उसकी इंप्लीमेंटेशन हो गई, तो इतने में नया प्लान बन जाएगा। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कहीं भी कभी भी काम हो रहा है उसमें प्लान्स इन्वॉल्व हैं। तुम्हारी लाइफ में भी कभी भी कहीं भी कुछ भी चल रहा है उसमें प्लान्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो प्रॉपर स्पेसिफाइड कॉन्शियस माइंड से सोचे हुए प्लान्स हो, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड में बने हुए बिल्कुल रेडी टू अप्लाई प्लान्स हो, लेकिन प्लान्स होते हैं। अगर आता है इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग का ये फीचर है कि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग की इन्वॉल्वमेंट होती है। जब भी हम कुछ प्लान करते हैं तो प्लान बाय वर्च्यू इज समथिंग जहां पे हमें अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर एक ही ऑप्शन है, वही करना है, उसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, तो प्लान क्या हुआ, फिर तो वो जो है वो है, वही फ्लो में चल रहा है। हमारे पास ऑप्शन है तभी हमें प्लान करना पड़ रहा है एंड हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है कि वेयर वी नीड टू गो बाय। एंड लास्ट फीचर है मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि प्लानिंग के अंदर हमारी बहुत ज्यादा साउंड थिंकिंग लगती है, हमें चीजों को इवैल्यूएट करना होता है, चीजों को जस्टिफाई करना होता है, एंड फ्यूचर फोरकास्ट रन करने होते हैं, अच्छे से चीजों को एनालाइज करना होता है। वो सब चीजें एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। प्लानिंग के अंदर फिजिकल लेबर नहीं लगती, प्लानिंग के अंदर मेंटल एफर्ट्स लगते हैं। ये हो गए फीचर्स। अब कुछ लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं भाई, बहुत सिंपल सिंपल है। हाँ, सिंपल के साथ साथ बहुत लेम भी है और बहुत इलॉजिकल भी लग सकती है एट एनी गिवन पॉइंट, बट अब जो है एनसीईआरटी में हमें पढ़ना है तो उसके हिसाब से पढ़ते हैं। लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, क्योंकि अगर हमने एक बार प्लान ले डाउन कर लिया तो हम कुछ अजम्पशंस बना लेते हैं अपने डेवलपिंग प्रेमिसेस के अंदर एंड उनके बिहाफ पे प्लान ले डाउन करते हैं, बट वो अजम्पशंस हमारे फोरकास्ट हैं एंड वो 100% सही नहीं होंगे। अगर कभी कुछ गड़बड़ होती है, कुछ चेंज होता है, तो प्लानिंग रिजिड कर देती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉयज फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते उस सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करने को। उन्हें प्लान के हिसाब से ही चलना है और उस वजह से रिजिडिटी आती है। अगला है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ये क्या बोल रहे हो, प्लानिंग तो इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी देती है, हम आगे पढ़ेंगे, मतलब मुझे लगा था पढ़ लिया। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्योंकि जो टॉप लेवल ने प्लान बना दिया, मिडिल लेवल को उसके अकॉर्डिंग चलना है, मिडिल लेवल को खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। जो मिडिल लेवल ने प्लान बना दिया, लोअर लेवल को उसके अकॉर्डिंग चलना है, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। यहाँ चीजें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी मिलेंगी तुम्हें, जैसे हमने 11th में देखा था ना कि पार्टनरशिप बिजनेस का प्रो है एक बहुत बड़ा, कि वहां कैपिटल बहुत एबंडेंस में होती है, क्योंकि हम वो देख रहे हैं एज कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, क्योंकि वहां 2 पार्टनर 3 पार्टनर तो कैपिटल ज्यादा। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस का कौन है बहुत बड़ा, कि वहां कैपिटल बहुत कम होती है, यहां हम देख रहे हैं एज कंपेयर टू कंपनी। तो जब जो पॉइंट है उसका अपना एक पर्सपेक्टिव है, उसको गैदर करो। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी में कहता है कि जब तुमसे ऊपर वाले मैनेजर ने एक प्लान बना दिया तो तुम्हारी क्रिएटिविटी में एक बार लग गया, तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम बस एग्जीक्यूट करो। उसके बाद डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग अगर कर दी तो उससे सक्सेस होने की कोई गारंटी नहीं है।
अगर कर दी तो कर दी, चलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन कोई धक्का नहीं है कि अगर प्लानिंग कर दी तो काम खत्म। एक कोट है कि प्लानिंग इज 50% डन, लेकिन ओनली 50% डन, और 50% भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है, फॉलो अप एक्शन भी लेना है। सिर्फ प्लानिंग से कहानी खत्म नहीं होती। मुझे ऑनेस्टली 12th में भी और अब भी सबसे गुस्सा इस पॉइंट पे आता था कि लिमिटेशन क्या है भाई, प्लानिंग का जो काम है प्लानिंग ने वो कर दिया, अब उससे सक्सेस नहीं मिल रही तो इनका अपने आप में कोई प्रोसीजर नहीं है, अपने आप में कोई कंप्लीट चीज नहीं है, प्लान करने से बात नहीं बनती है, ऑब्वियस है, पर इसकी लिमिटेशन है तो है। अगला है टाइम खाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें प्लान करने में टाइम देना पड़ता है, कॉस्टली है बहुत ज्यादा क्योंकि पैसे भी लगते हैं भाई, एंड मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट डायनामिक होगा तुम्हारी प्रेडिक्शन सही नहीं जाएंगी तो प्लानिंग काम नहीं करेगी भैया, ये प्लानिंग के लिमिटेशन है। सबसे लेम चीज है पूरे बिजनेस स्टडीज की, बट इट इज व्हाट इट इज, तो पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हुए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग क्यों जरूरी है, एक कोट यहां तुम डाल सकते हो जब भी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा कोट है, फीलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर तुम प्लान बनाने में फेल हो रहे हो तो मतलब तुम फेल होने की तैयारी कर रहे हो, तुम फेल होने का प्लान बना रहे हो। 6 पॉइंटर्स है हमारे पास कि इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की। सबसे पहला है प्रोवाइड डायरेक्शन, हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है और उस डायरेक्शन में कैसे लेके जाना है वो प्लानिंग जवाब देती है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, चीजें अनसर्टेन है, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, सब कुछ अनसर्टेन है, ये हमें पता है। उस अनसर्टेनिटी को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, बाहर का एनवायरनमेंट कैसे कब बदलेगा हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बिजनेस को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि उस बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से हम रिस्पॉन्ड कर पाए। जो चीजें अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल होने वाली हैं हम उनके लिए तैयार रह पाए, जरूरत आने पर हम अच्छे से अपने आप को इतना बैक्ड ऑफ रख पाए, इतना ज्यादा, इतना वेल इक्विप्ड रख पाए कि उस चेंज को हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट ना करने दे। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि एक अच्छे डिसीजन के पीछे एक बेस होता है, और वो बेस हमने डेवलपिंग प्रेमिसेस में सेट किया था। जो एक कंपनी का प्लान है, एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, एक स्ट्रैटेजी है, एक ब्रॉड गाइडलाइन लेड आउट है थ्रू आउट द ईयर फॉलो करने के लिए, तो कहीं भी कभी भी कोई डिसीजन लेना है तो वहां तुम उस प्लान को कंसिडर करके डिसीजन लोगे, ठीक है। रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जब सब कुछ डिफाइंड है कि मुझे 95% चाहिए, मुझे इस तरीके से चाहिए, मैं ऐसे ऐसे चलने वाला हूं, ये मेरा प्लान है, ये मेरी पॉलिसी है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, एंड ये मेरे प्रोसीजर रहने वाले, ये मेरे मेथड्स रहने वाले, जब सब कुछ इतना वेल डिफाइंड है तो वहां पे ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होती या वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होती, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती, जो जैसे चल रहा है स्मूथली चलता है, क्योंकि तुमने सब कुछ पहले से सेपरेट कर लिया है एंड वेल डिफाइन कर दिया है। उसके बाद है प्रमोट्स इनोवेशन। ये देखो, प्रमोट्स इनोवेशन और रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन रिड्यूसेस क्रिएटिविटी में हमारा पर्सपेक्टिव क्या था कि जो ऊपर वाले ने कर दिया प्लान हमें वही करना है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में हमारी फ्रीडम के अंदर, हमारी अथॉरिटी के अंदर आते हुए भी कुछ प्लान हैं जो हमें बनाने हैं, वहां पे आता है प्रमोट्स इनोवेशन। जब एक एम्प्लॉय को प्लान बनाने का मौका दिया जाता है, प्लान बनाने को कहा जाता है, क्योंकि प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग हर लेवल पे है, तो हर एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्पेक्ट में प्लान करना है, वहां पे आता है प्रमोट्स इनोवेशन। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन, मतलब प्लानिंग आपको मौका देता है कि आप इनोवेटिव आइडियाज के साथ आओ और उनको कंपनी में इंप्लीमेंट करके आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दो। That's it. And last, it sets standards for controlling. Controlling is an important function of management, हमें पता है। अब उस important function of management के लिए स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? प्लानिंग सेट करता है। 6 इंपॉर्टेंस हो गई हमारे, 7 फीचर हो गए, 6 लिमिटेशन हो गई, एंड 7 स्टेप का प्रोसेस हो गया। इतनी सारी थ्योरी पढ़ ली, लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? टाइप ऑफ प्लान, जैसे हमने कहानी स्टार्ट की, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, मेथड, प्रोग्राम, बजट, एंड 2 और थे प्रोसीजर, वेट अ मिनट, क्या बोल रहा हूं मैं, रूल। सबसे इजी था इसलिए माइंड से स्किप हो गया, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा केस स्टडी में इंपॉर्टेंस नहीं है। केस स्टडी में आइडेंटिफाई करेंगे जो सबसे ज्यादा मिलेंगे वो तुम्हें मिलेंगे पॉलिसी, स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम, बहुत मेजरली मिल जाते हैं, ठीक है, जितनी भी केस स्टडीज तुम प्रैक्टिस करने वाले हो। तो हमारा चैप्टर यहां होता है खत्म। बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत सरल सा चैप्टर। एग्जांपल हमने एक बेस रख लिया, उस पर हम चलते गए और समझ गए। तो इस पूरी कहानी में, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस एग्जांपल में कहीं से लेके कहीं तक कुछ भी तुम्हें पसंद आया ना, तो एक बार जाके एडुकैप्टन का फ्लैगशिप कोर्स जरूर चेक करना, मजा आएगा। ऐसी और डिटेल्ड लाइव क्लासेस विद और ज्यादा एंगेजिंग एग्जांपल्स और डाउट सपोर्ट तो रहेगा, तो जाके चेक जरूर करना, बहुत मजा आने वाला है। बट अलॉन्ग विद दैट मैं तुम्हें बता दूं कि चैप्टर हो चुका है खत्म, और हमने आज 33% ऑफ बिजनेस स्टडीज कर लिया खत्म। तो ऐसे ही बने रहो, चैनल को करो सब्सक्राइब, बोर्ड बूस्टर सीरीज को करो शेयर अपने दोस्तों के साथ, एंड जो भी फीडबैक हो नीचे कमेंट में ड्रॉप कर देना। थैंक यू सो मच।